पास ही बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था। खिड़की के पास बैठे मुझ पर नजर डाल रही थी। इस बार एला सच में गुस्से में थी। वो पहले से ही प्लान बना रही थी कि जब मैं माफ़ी मांगने आऊँगा तो वो क्या करेगी। स्कूल के बाद मे बैग गेट पर इंतजार कर रही थी। मैं सीधा उसकी तरफ गया, बिना इधर उधर देखे। अब तक पूरे स्कूल को पता चल गया था कि मैंने एला से पंगा ले लिया है। सब मेरा बुरा हाल देखने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं बिना हिचकिचाए अंदर बैठ गया तो कानाफूसी शुरू हो गई। क्या इसने उसके लिए लंच लाने से मना नहीं किया था और अब उसकी कार में मुफ्त की सवारी कर रहा है? एक नौकर का बेटा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। एला अभी तक आई भी नहीं और ये खुद ही बैठ गया। एला बहुत सब्र वाली है। अगर मैं उसकी जगह होती तो इस एहसान फरामोश को कब का निकाल दिया होता। मैंने हर एक शब्द सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी सीट पर बैठा और ड्राइवर से कहा चलिए। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मिस एला अभी तक नहीं आई हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी एला स्टूडेंट काउंसिल की वजह से लेट हो जाती थी। मैं हमेशा इंतजार करता था। उसने आज भी यही उम्मीद की थी, लेकिन मैं उसे चलने के लिए कह रहा था। ड्राइवर मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहा था और उल्टा एला का साइड ले रहा था। मुझे हंसी आ गई। अंकल स्टीव, मेरे पापा का एक ही बच्चा है, मैं। हमारे यहाँ यंग मिस कब से हो गई? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? अंकल स्टीव ने चिंता से कहा। फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। रहने दीजिए, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और ना ही उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। अंकल स्टीव हिचकिचाया, गाड़ी नहीं बढ़ाई। वो सबसे बेहतर जानता था कि मैं उसकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। जब भी वो कुछ कहती, मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसने सोचा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा एला मुझे थोड़ा डांट लेगी। वो पहले ही एक ऐसे फ्यूचर के सपने देखने लगा था जहां मुझे फैमिली की दौलत मिलती और उसकी बेटी को सब कुछ। वो खुद को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता था, वो पहले से ही ससुर का रोल निभा रहा था। आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं? मैंने गुस्से से पूछा। मेरे पापा असल में उसे कुछ टाइम पहले ही निकालना चाहते थे। खबर मिली थी कि अंकल स्टीव जुआ खेलता है। मेरे पापा ऐसे किसी को आसपास रखने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग खराब था। मैंने हर बार उसका बचाव किया था, उसे नौकरी पर रखा, क्योंकि जब तक वो रहता एला भी रहती। मैंने उसकी तारीफ़ें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है। सिर्फ इसीलिए उसके पास अभी भी ये जॉब थी और अब वो अपने मालिक की ही नहीं सुन रहा था। वो लोग आ गए। जैसे ही अंकल स्टीव ने एला को गेट पर देखा, वो कार से कूदकर बाहर निकल गया। एला रायन के साथ आ रही थी। उसने उसे सहारा दिया हुआ था। अंकल स्टीव ने दरवाज़ा खोला। एला रायन को अंदर बैठने में मदद करने लगी। एला के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से उसे अपने पास रखने के लिए मैंने रायन को हर रोज़ साथ आने दिया था। ड्राइवर पहले रायन को छोड़ता, फिर हमें घर ले जाता और सुबह मैं जल्दी उठता सिर्फ रायन को पहले पिक करने के लिए। रायन के अंदर बैठने से पहले मैं बोल पड़ा, क्या किसी ने नहीं कहा था कि वो आज मेरे साथ नहीं जा रही? और फिर भी वो यहाँ मेरी कार के पास है। देखने वाली भीड़ को विश्वास नहीं हुआ। जैक की प्रॉब्लम क्या है? ये एला की कार है ना? वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा। वो सब एक साथ बोलने लगे। एला मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा सख्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तुम्हें ये करना ज़रूरी है। मैंने लंच के लिए तुम्हें माफ़ करने का सोचा था। जैक, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। अपने खुद जाओ, मेरे साथ मत आओ। एला का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। वो जानती थी कि सबकी नज़रों में वो एक अमीर लड़की है। अगर वो इस कार में नहीं बैठी तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अंदर हाथ डाला और मुझे कार से बाहर खींच लिया, फिर रायन को अंदर बैठाया। एला, हाथ पार मत करो। मैं मानता हूँ उसने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं पहले का बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कैसे बर्दाश्त किया या सोचा कि वो प्यार के लायक है। एला ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने पापा की तरफ मुड़ी। चलिए। अंकल स्टीव गाड़ी चला कर ले गया और मैं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। देखने वाली भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो जोर से हंसने लगे। इसकी यही औकात है। इतना गलत बिहेव करने का यही अंजाम होता है। मैंने अपना फ़ोन निकाला। ये फ़ोन एला ने खुद खरीदा था, एक सस्ता नोकिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 का होगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसे वो ब्रांड न्यू आईफोन दे दिया था जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया था और बदले में ये कबाड़ ले लिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि ये उसकी इज्जत बचाने का एक तरीका है। अब इस बेकार से फ़ोन को देखते हुए मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने अपने पापा को कॉल किया। एक पल बाद मेबैक वापस घूम कर आई। वो गेट पर आकर रुकी। अंकल स्टीव अजीब सा चेहरा बनाकर बाहर निकले। छोटे मालिक, साफ था कि उन्हें अभी अभी डांट पड़ी है। उन्हें बाहर निकालो, मैं उनके साथ राइड शेयर नहीं करूंगा। अंकल स्टीव कार की तरफ मुड़े। एला पहले ही रायन को बाहर निकालने में मदद कर रही थी। दोनों ही चौंक गए थे। रायन घबराया हुआ लग रहा था। जैक, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एला के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छी रही है। एला ने हाथ से उसे रोका। रहने दो। जब वो दोनों बाहर निकल गए, मैं अंदर बैठ गया। गाड़ी चलने से पहले मैंने खिड़की नीचे की, मुस्कुराया और एला को हाथ हिलाकर कहा, बाय। अंकल स्टीव ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे जाऊंगा। छोटे मालिक, उसने धीरे से शुरू किया, झगड़े होते रहते हैं, इतना दिल पर मत लो। मैं एला से आकर माफ़ी मंगवा लूंगा।
वैसे गाड़ी के बिना उसे शायद बस लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो किस टाइम घर पहुंचेगी। जब सब लोग बस ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं? अंकल स्टीव, क्या आप भूल गए हैं कि आपको सैलरी कौन देता है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। मुझे लेक्चर दे रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी को मेरे परिवार के पैसों में हिस्सा मिल सकता था। उन्होंने मुझे अपने मालिक की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अगर मैंने अपने पापा को कॉल नहीं किया होता तो वो मुझे वहाँ बिना सोचे समझे छोड़ जाते। अंकल स्टीव तुरंत चुप हो गए। घर पर आंटी चैन मुझे दरवाजे पर मिले। छोटे मालिक, आप अकेले वापस आ गए। मिस एला कहाँ है? इस घर में अब कोई मिस एला नहीं है, मैंने कहा। आंटी चैन ने आंखें झपकाईं। छोटे मालिक को आखिर अकल कब आई? मैंने एला को इतने लंबे समय तक इतना अच्छा ट्रीट किया था कि वो और उसके पापा दोनों अपनी औकात भूल चुके थे। आंटी चैन ने कई बार कुछ कहना चाहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मुझे बुरा लगेगा। अब मुझसे ये सुनकर वो सच में भावुक हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो हमेशा से घर के सारे स्टाफ में से मुझसे सबसे अच्छे से पेश आती थी, लेकिन पहले क्योंकि वो एला के आसपास चीज़ें मैनेज करती थी, मैं बेवजह उससे नफरत करता था। मेरे पिछले जन्म में जब एला ने घर संभाला तो आंटी चैन ही वो पहली इंसान थी जिसे उसने निकाला था। सब कुछ याद करके अब उसे देखते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा। ज़रूर। ओह, मिस सोफिया आई हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूँ? सोफिया अक्सर घर आती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने उसे मेरे लिए चुना था और मैं एला के पीछे पागल था, मुझे सोफिया के होने से ही नफरत थी। जब भी वो आती मैं उससे मिलने से मना कर देता। मैं बस किसी से कहकर उसे भेज देता था। आखिर में हम दोनों शायद ही कभी आमने सामने आए होंगे, लेकिन जब मैं मर रहा था तो उसके ही लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो कभी नहीं भूली थी कि वो मेरी मंगेतर है। मैंने आंटी चेन को रोका। मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? पीछे आंगन में स्नोबॉल के साथ खेल रही हैं। मैं पीछे आंगन में गया और देखा कि सोफिया स्नोबॉल को खिला रही है। मैं वो कुत्ता खुद चाहता था, लेकिन एला ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ सोफिया स्नोबॉल के साथ बिल्कुल आराम से थी। उसने अपने स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, दुनिया की सबसे आम चीज़, और ना जाने कैसे वो उसमें कमाल लग रही थी। मरने से पहले मैंने उसके बारे में जो सुना था उसे याद करके, एक ऐसी औरत जिसके पास सब कुछ था, जिसने इतने साल अकेले बिताए, मेरी आंखें लाल हो गईं। सोफिया ने स्नोबॉल को सहलाना बंद किया और ऊपर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे आते हुए नहीं सुना। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, फिर खुद को रोका। उसे याद आया कि मैं उससे हमेशा कितनी नफरत करता था और रुक गई। छोटे मालिक जैक। सोफिया खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा शांत थी। वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसके तेवर 25 साल के लोगों जैसे थे, और पढ़ाई में उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंक हासिल किया था। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे एला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एला हमेशा कहती थी कि सोफिया की कामयाबी सिर्फ उसके अमीर होने की वजह से है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और फ़ायदा दिया है, सिर्फ इसीलिए वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो होता जो उसके पास है तो मैं भी उतनी ही अच्छी होती। जब भी सोफिया के ग्रेड्स आते, एला अपनी चिड़चिड़ाहट नहीं छुपा पाती थी, और मैंने उस एहसास को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी सोफिया को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को काबू में रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए था? बस तुम्हें देखने आई थी, सोफिया ने कहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने समझदारी से माहौल को समझा। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते, मैं चली जाती हूँ। उसने तो मुझसे मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में सिर्फ स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से ज़्यादा था। वो जाने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? सोफिया रुक गई। उसने मुझे सच में हैरानी से देखा।